हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और गाइस, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि जो हम किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ाई करते हैं ना, एक होता है आपका नॉर्मल पढ़ाई, जैसे कि आप वन डे एग्जाम है ना, वन डे एग्जाम की तैयारी करते हो, वन डे एग्जाम। और आप सेकेंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज नथिंग बट योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ना। फॉर इंस्टेंस जेपीएस। तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप वन डे एग्जाम का पढ़ने का तरीका और सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है, ऑल टुगेदर इज डिफरेंट। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो जो है ना, आप लास्ट तक देखना, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि हम पॉलिटी जो पढ़ते हैं, हमको किस किस दायरे पे रह के किस टाइप से छोटी छोटी चीज़ों को है ना इनकलकेट करके कैसे अपने आंसर को और या तो जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी तक अगर आपका सिविल सर्विस में नहीं हो रहा है ना, पीटी अगर आपका निकल जा रहा है, मेंस है ना, मेंस भी निकल जा रहा है, कट ऑफ के आसपास है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन रहा है, ठीक है, मेरिट लिस्ट नहीं बन रहा है, तो अभी आपको पता चल जाएगा आज की इस वीडियो में कि आपका जो लैकिंग है ना क्या है। ऑलराइट, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना, जो बिल्कुल फ्रेशर है, आप भूल जाए कि अभी आपको कुछ आता है, थोड़ी देर के लिए इस वीडियो के लिए भूल जाए कि पॉलिटी क्या है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ। हम संविधान का जो मतलब क्या है ना, मीनिंग क्या है और उसका महत्व क्या है, मीनिंग और महत्व समझेंगे। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट सोसाइटी, संविधान कैसे सोसाइटी को, समाज को इम्पैक्ट डाल सकता है, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, अब डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर क्या होता है हम देखेंगे आगे जाके, है ना। तो उसमें क्या है कि संविधान है, संविधान का रोल क्या है। देखिए, अगर इस पॉइंट को देखेंगे ना, तो अपने आप में आपका आंसर जो है ना मल्टी डायमेंशनल बनते जाएगा। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान जो बन रहा था है ना, उसका प्रोसेस क्या था, ठीक है। तो इसीलिए हम जब पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो ये क्या करता है ना, ये हमारा एक बेस बना देता है, आधार बना देता है कि गवर्नेंस का मतलब शासन का। तो अगर आपसे पूछा जाए या तो आपको लिखने की बात कहे कि व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स, ठीक है, तो भारतीय संविधान क्या सर्व करता है, ये हमको एक आधार देता है शासन करने का। फिर गाइडिंग इंस्टीट्यूशन सच एज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, मैं आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब क्या, जो भारतीय गवर्नमेंट मतलब शासन कैसे चलेगा है ना, भारत का जो शासन है कैसे चलेगा है ना, और जो शक्तियां हैं किसके किसके पास होगी, तो वही कह रहा है आपके पास क्या होगा, एग्जीक्यूटिव के पास होगी है ना, लेजिस्लेचर के पास होगी और जुडिशरी के पास होगी। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन सा हो गया आपका, देखिए जुडिशरी मतलब आपको सबसे पहले पता ही है ना, ये आपका हो गया न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव मतलब जो लोग काम विधि को बनाते हैं है ना, इसके लोग क्या बोलते हैं उसको, विधायिका, राइट, लेजिस्लेटिव। और या तो लेजिस्लेचर, ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव है जो कार्य को करते हैं है ना, इम्प्लीमेंट करते हैं, कार्यपालिका, राइट। शासन इन तीन ही लोगों के पास रहता है, एक दो तीन, है ना, मोटा मोटा। तो इस सब को हम और डिटेल्स में भी जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम, और उसके बाद कह रहा है कि इट एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल दैट बाइंड दिस इंस्टीट्यूशन टुगेदर एंड इंश्योर स्मूथ गवर्नेंस, ठीक है। तो संविधान क्या करता है, जितने सारे इंस्टीट्यूशन है ना, जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये तीन तीन एक मान के चलो कि इंस्टीट्यूशन है मतलब संस्था है ना, आपका कार्यपालिका एक पहला संस्था, विधायिका दूसरा संस्था, न्यायपालिका तीसरा संस्था, थ्री इंस्टीट्यूशन। दिस थ्री इंस्टीट्यूशन हाउ दे विल कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाएगा, दैट इज नथिंग बट दोज प्रिंसिपल आर बाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान में इस चीज की
निहित है इसका मतलब सबका पावर अलग अलग है कि कौन किसके पास कौन सी पावर रहेगा, ताकि जो स्मूथ गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, शासन करने में हमारे राज्य हो देश हो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इट शुड बी गवर्न स्मूथली, दैट इज नथिंग बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? यहाँ तो समझ में आ गया कि हमको संविधान कैसे पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि हमको संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, हम मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ओके है ना। अगर मेंस को पढ़ेंगे डिटेल्स में तो ऑटोमेटिकली पीटी में भी आपका काम हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमको संविधान की जरूरत क्यों है ना। और ध्यान रखिएगा, मेंस में जो होता है ना, चाहे किसी भी पेपर का हो, फिलहाल हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, इस टाइप का जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड है ना, कीवर्ड है ना, कीवर्ड, ओके। ये सब कीवर्ड जब तक आप नहीं डालोगे तो आपका आंसर नहीं होगा। मैं अभी बताऊंगा और डिटेल्स में कैसा कैसे कीवर्ड आएगा। तो संविधान हमको क्यों चाहिए, कह रहा है कि डिफाइनिंग एंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो संविधान हमको क्यों चाहिए, सबसे पहले बताइए कि संविधान का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन पे जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि हमको क्यों संविधान चाहिए। ठीक है, संविधान क्यों चाहिए ये आपका सेकेंडरी क्वेश्चन है फिलहाल। ठीक है, संविधान क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे उसका कार्य क्या है। ठीक है, डेफिनेशन मतलब उसका क्या होगा, परिभाषा, परिभाषा समझेंगे, उसका कार्य समझेंगे, फिर उसको क्यों चाहिए। ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा सवाल हो गया। तो पहला सवाल है कि परिभाषा, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। तो डेफिनेशन में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, कीवर्ड हो गया फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट आउटलाइन हाउ ए कंट्री इज गवर्न। बस एक लाइन में सिंपल सा, इतना लूसिड तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। और ये सब एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, ठीक है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, है ना, संविधान का मतलब क्या हुआ, एक फंडामेंटल, है ना, एक भौतिक प्रिंसिपल है, नियम का सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब एक नहीं बहुत सारे प्रिंसिपल का एक आउटलाइन तैयार करता है। और इसका एक ही मकसद है कि हमारा देश कैसा चलना चाहिए, मतलब देश का जो शासन है, गवर्न जो कैसे करेगा, ठीक है, किस टाइप से करेगा, सारा चीजें कहाँ पे निहित है, सारे प्रिंसिपल्स सारे सिद्धांत कहाँ पे है, संविधान में। और उसके साथ साथ कह रहा है कि इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन और गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। हमारा जब कोई हम देश की बात कर रहे हैं, कंट्री, कंट्री में क्या होता है, कंट्री को कोई ना कोई गवर्न करेगा, मतलब कोई ना कोई गवर्नमेंट होगा। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट का, इस देश का नागरिक जो है, सिटीजन, ठीक है, दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, ठीक है, किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, वो डेमोक्रेसी होगा, मोनार्की होगा, है ना। तो ये सब जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कहाँ पे है, ये आपका लिखा हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है, ओके। दिस बेसिकली डिफाइंस कि जो हमारा सरकार है और सिटीजन है, नागरिक है, दोनों के बीच का संबंध क्या है, संविधान इसको डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, ओके। नाउ की फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब हम देखते हैं कि संविधान का जो, ऐसे संविधान में तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं उसमें बाद में जाएंगे क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है, राइट। अब हमारे कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, राइट, कितने शेड्यूल्स हैं, उसमें हम बाद में जाएंगे, ठीक है, ओके। इनिशियली कितना था, अभी अमेंडमेंट के बाद कितने हो गए, राइट, उसमें बाद में जाएंगे। फिलहाल हम इतना जानने की कोशिश करेंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ें अभी फंक्शन आएंगे, है ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े राज्य है, बहुत सारे आपके आपके क्या बोलते हैं आपका आ, ये लिस्ट आते हैं ना, लिस्ट, फॉर एग्जांपल आपका सेंटर, है ना, सेंटर लिस्ट, स्टेट और कंकरेंट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और तो ये सब हम देखेंगे। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो संविधान को हमारा फंक्शन क्या है, मेन की फंक्शन, मैं बोला कि जो मेजर फंक्शन है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो पहला सबसे मेजर फंक्शन है कि एंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस इन द सोसाइटी।
मैंने बताया कि वही, क्योंकि इंडिया का देखेंगे तो बहुत भास्ट कंट्री है, बहुत भास्ट कंट्री है, बहुत डाइवर्सिटी है ना, विविधता है। ओके, हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है, अपना कल्चर है ना, नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है। तो सब का कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना, प्लस सोसाइटी को एश्योर करना। कैसे? मैंने बताया कि ये सोसाइटी इज डाइवर्स, सोसाइटी में बताया कि डाइवर्सिटी है, विद डिफरेंट रिलीजन्स है, प्रोफेशंस है, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इतने बड़े देश में डेफिनेटली सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अब इतने सारे चीज़ों को एक साथ समन्वय स्थापित करना पहला संविधान का क्या है, मुख्य काम है। ओके। सेकंड, विदाउट बेसिक रूल। अब ये बताइए, अब इतने सारे धर्म हो गए, रिलीजन हो गए, इतने सारे प्रोफेशंस है, इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ना, इतना सा डाइवर्स कल्चर है। अब अगर कॉमन रूल नहीं होगा, है ना, कोई कॉमन फ्रेमवर्क नहीं होगा, कॉमन रूल नहीं होगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेसिक, अगर कोई रूल नहीं होगा कि हाँ, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी डाइवर्स विविधता कल्चर से आते हो, है ना, चाहे कुछ भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, ऐसे ना हो कि अगर आप इकोनॉमिकली अगर आप साउंड है तो आपके लिए अलग सा रूल है, नहीं, ऐसा नहीं। तो एक कॉमन बेसिक रूल होगा, है ना, तो सबको मानना पड़ेगा, है ना, नहीं तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाइयाँ होगा, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ाई करेगा। तो इसीलिए इसलिए कह रहे हैं कि विदाउट बेसिक रूल देयर वुड बी चाव, है ना, चाव हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, ठीक है। अब राइट, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होके, अब जिसके पास मान के चलिए जो पावरफुल आदमी होगा, है ना, वो चाहेगा कि सारा जमीन जो है, प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद सब मेरे मेरे पास हो जाए, है ना। अब सिमिलरली बहुत सारे राइट्स, एजुकेशन एंड पब्लिक रिसोर्सेज को यूज करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, है ना। सब चाहेगा कि मेरा है, मेरा है। और एक या तो कोई समाज बोलेगा कि मेरा है ना, इस टाइप से नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमको इतने सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक कॉमन रूल होना चाहिए, बेसिक रूल होना चाहिए, एंड दैट इज नथिंग बट योर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, राइट, ओके। यही कह रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड एग्रीड अपॉन रूल्स। एग्रीड अपॉन रूल, देखिए यही आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है, यही आपका कीवर्ड हो। एग्रीड अपॉन रूल्स का मतलब क्या हो गया, जितने सारे मैंने आपको बताया, जितने सारे रिलीजन्स हो, प्रोफेशंस हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, किसी भी राज्य स्टेट का हो, है ना, सब कोई एक कॉमन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, है ना, उस टाइप का आपको एक एग्री करना पड़ेगा उस रूल के साथ, जिसको हम लोग बेसिक रूल बोलते हैं, कॉमन रूल बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेंटेन पीस एंड कोऑपरेशन, ताकि इस टाइप का कोई चीजें ना हो, है ना। हालांकि इसके बावजूद भी जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल, है ना, इंटर स्टेट आपका विवाद होगा, है ना, अंतर्राज्यीय विवाद होता है। फॉर एग्जांपल कावेरी नदी का देखते हो, है ना, कावेरी रिवर का विवाद होता है। इससे बहुत सारे ऐसे चीज है। अभी आपने राम मंदिर वाला भी हालांकि विवाद तो अभी सुलझ गया, तो है ना, यहाँ पे राम मंदिर वाला क्या मुद्दा था, राम मंदिर वाला यहाँ पे आपका रिलीजन का मुद्दा था, ठीक है। और अगर आप देखोगे कावेरी वाला जो रिवर है, वो आप तरह से डाइवर्स सोसाइटी ये बोल सकते हो ना, इंटर स्टेट इश्यूज। लेकिन, है ना, तो इतना कंफ्यूजन होने के बावजूद भी, है ना, और एग्रीड अपॉन रूल्स होने के बावजूद भी, कुछ ना कुछ ऐसे भी हमारे समाज में भी, देश में है, कुछ घटनाएं अभी हो रही है, राइट। तो एटलीस्ट जो बेसिक रूल्स हैं वो एग्री कर लिया। एग्जाम्पल, इट एंश्योर ऑल इंडिविजुअल्स, मतलब सभी लोग, है ना, ऑल इंडिविजुअल्स मतलब सभी लोग, है ना, सभी लोग रिगार्डिंग ऑफ रिलीजन्स और बैकग्राउंड आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ही हो गया कि कानून के आगे कोई नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, सबको एक नज़र में कानून ट्रीट करेगा। हालांकि प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो नहीं होता है ना। अब देखोगे जिसकी सरकार रहती है ना, गवर्नमेंट रहती है जिस राज्य में, या तो स्टे आई मीन सेंटर में, तो देखिएगा ओपोजिशन पे ज़्यादा कार्रवाई होती है, इन जनरल देखा जाता है, राइट। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली है कहानियाँ। बट स्टिल हमारा संविधान क्या कहता है कि इक्वली एंड ट्रीट इक्वली, है ना, बिफोर द इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब कानून के आगे कोई नहीं है, दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। ओके, चलो, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया, बेसिक बेसिक चीज़ें है बेसिक, लेकिन आपको समझना जरूरी है ना।
हम बात करते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना। अब सरकार मान के चलिए बनेगा, है ना, इतना बड़ा देश है, और यहाँ पे अभी फीचर पाया गया ना कि सेंटर को स्टेट, है ना, और सेंटर और स्टेट जो है ना, दोनों का रिलेशन क्या है, सेंटर को ज़्यादा शक्तियाँ क्यों दिया गया है ना, सेंटर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया क्यों गया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वासी फेडरल, है ना, क्वासी फेडरल। ओके, वो सब बाद में आएगा ये सब टर्म। तो हम फिलहाल हम देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब डिसीजन मेकिंग पावर ऑब्वियसली बात है ना। अब उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, किसके पास किसके पास अथॉरिटी होगा टू मेक लॉ, है ना। जैसे मैंने एक बताया कि बेसिक लॉ तो हो गया संविधान, हो गया बेसिक बेसिक लॉ हो गया संविधान, है ना। और उसको मैंने क्या बताया, जो बेसिक लॉ संविधान है उसको मैंने क्या बताया, एग्रीड अपॉन रूल्स, है ना, एग्रीड अपॉन रूल्स, इसको मैंने क्या बताया, इस टर्म को एग्रीड अपॉन रूल्स। इस रूल को आपको सबको मानना तो पड़ेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में हमको, क्योंकि समाज तो डे बाई डे चेंज हो रहा है ना, जो मतलब 50 साल पहले कानून बना था, 70 साल पहले कानून बना था, अब वही कानून तो अभी चलेगा नहीं, समय के साथ आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो कौन किसके पास पावर होगा, कैसे हमारा देश चलेगा, राइट, वो सब बात कर रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग है ना, जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा, है ना, किसके पास होगा, वो उसका अथॉरिटी कौन होगा, वो हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉ, मतलब कानून कौन बना सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करेगा कि कानून कौन बना सकता है ना। हम चाह के भी नहीं बना सकते हैं, आप चाह के भी नहीं बना सकते, ठीक है। अब कौन बना सकता है, वही हमारा संविधान तय करेगा कि कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है। क्लियर हो गया? ओके, फिर अब हम बात करते हैं कि किस टाइप से बना सकते हैं कि या तो नहीं बना सकते। ओके, देखो, अब हम थोड़ा सा इस चीज पे बात कर लेते हैं कि हमारा जो शक्तियां हैं, पावर, मैंने बताया अभी कि पावर जो है डिसीजन मेकिंग, है ना, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, अब ये सरकार के पास होगी ना, गवर्नमेंट के पास होगी, है ना। और गवर्नमेंट दो तरीके की होती है। एक क्या होती है, एक आपका बेसिकली बेसिकली तीन तरह का होता है ना, बट जनरली हम लोग दो तरीके की बात करते हैं। पहला जो होता है सबसे पॉपुलर होता है, जिसको हम लोग पॉपुलर सॉवरेनिटी बोलते हैं, या तो हम डेमोक्रेसी, सिंपल वर्ड में क्या बोल देते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बोल देते हैं, या तो इसी को क्या बोलते हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी। सेकंड टाइप का जो गवर्नमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की, ठीक है, मोनार्की, ठीक है, अगर आप देखोगे नेपाल वगैरह में, है ना, मोनार्की, ठीक है। और या तो किंग बोलो, रूलर बोलो, और थर्ड होता है कि वन पार्टी, है ना, वन पार्टी। फॉर एग्जांपल आप यूएसएसआर देख लो, या तो फिर चाइना देख लो, ठीक है। चाइना डेमोक्रेसी भी नहीं है, मोनार्की भी नहीं है, क्या होता है कि एक ही पार्टी का सरकार चलता है, ठीक है। अब देखते होगे चाइना में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का, है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसकी सरकार चलती है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मैंने तीन तरह का बता दिया, जैसे कि मोनार्क, ठीक है, मोनार्क हो गया, मोनार्क या तो किंग रूलर, वही आपका कानून बनाएगा, उसी के पास क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर, मैंने आपको बता दिया कि वही उसी के पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है, मोनार्क के पास होगा। सेकंड, वन पार्टी रूल, है ना, चाहे वो सोवियत यूनियन हो गया, इसका मतलब ये इसका डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर पहले था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रसिया मान लो, ठीक है, रसिया और चाइना। थर्ड, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को मैंने क्या बताया कि पॉपुलर सोवरानिटी, ठीक है, पॉपुलर सोवरानिटी। और पॉपुलर सोवरानिटी का मतलब क्या हुआ कि जो सत्ता किसको देना चाहिए, है ना, कौन बनाएगा, डेमोक्रेसी का मतलब पता चला, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मेक लॉ। हम विधायक चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, किसके माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से। इसका मतलब हम जो है पीपल, हम चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव टू मेक लॉ। चाहिए अगर हम विधायक चुनते हैं, फॉर एग्जांपल विधायक चुन लिया, ठीक है, विधायक चुन लिया, तो वो हमारा विधानसभा में अपना क्या बनेगा, कानून बना देगा हमारे लिए। और सांसद चुनते हैं, तो सांसद हमारा कानून कहाँ बनाएगा, सांसद संसद पार्लियामेंट में बनाएगा, ठीक है। तो बट हम चुन के भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो इन इंडिया पार्लियामेंट गिव पार्लियामेंट इज गिवन द पावर टू मेक लॉज, है ना, एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा बात है ना, इसलिए हम संसद, जब हम अपना सांसद चुनते हैं, संसद जाता है, और दैट इज पार्लियामेंट। एग्जाम्पल के तौर पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन दैट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, which collectively
पास द लॉज, है ना। हम लॉ जो जनरली हम हमारा लॉ कैसे बनता है, ठीक है। और डिपेंडेंट आई मीन डिपेंड करता है किस टाइप का बिल है ना। बिल को हम जब तक साइन नहीं करते हैं प्रेसिडेंट, तब तक हमारा लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है। तो किसी को पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसी को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, एंड वैसा वर्सा। प्लस यहाँ पे राष्ट्रपति भी कर लो, है ना। मतलब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, तीनों मिलके हमारा क्या बन जाता है, दिस इज नथिंग बट योर पार्लियामेंट, राइट। और प्रेसिडेंट का ही लास्ट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एसेंट। ये हो गया हमारा बेसिक बेसिक। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि अब गवर्नमेंट को ऐसा भी ना हो, है ना, ऐसा भी ना हो कि गवर्नमेंट को हम अनलिमिटेड पावर दे दें, है ना। हमने गवर्नमेंट का तीन फॉर्म देखा, गवर्नमेंट का हमने तीन फॉर्म देखा। एक कौन सा देखा हमने, मोनार्क देखा। सेकंड में क्या देखा, सेकंड में हमने देखा डेमोक्रेसी। थर्ड में क्या देखा, थर्ड में देखा वन पार्टी का, है ना, वन पार्टी। अब जब कोई भी सरकार हो, है ना, कोई भी सरकार हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो वन पार्टी में, है ना, तो यहाँ पे आपके चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, राइट, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब हमारे फॉर एग्जांपल इंडिया इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ओके। तो ऐसा भी ना हो, जब हम पावर की बात कर रहे हैं, हो ना, गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग पावर की बात कर रहे हैं, सत्ता की बात कर रहे हैं, ऐसा भी ना हो कि गवर्नमेंट के पास सारी सत्ता उसी के पास है, नहीं। तो गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटिंग द गवर्नमेंट पावर, इसी को हम दूसरा वर्ड में क्या बोलते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट, ओके। और अगर आपने सुना होगा, मोदी जी क्या बोलते थे, मिनिमम गवर्नमेंट, है ना, और मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब कम से कम सरकार की दखल अंदाजी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, शासन। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसका मतलब गवर्नमेंट का जो पावर है वो लिमिटेड होना चाहिए। अब लिमिट कैसे होगा, कुछ ना कुछ आपको ये करना पड़ेगा, है ना। लिमिटेड गवर्नमेंट यही आपका एक गुड गवर्नेंस का मतलब, या तो गवर्नेंस का मेन फीचर है, ठीक है। तो अगर हम गवर्नमेंट को हम पावर अनलिमिटेड के जगह, मतलब है ना, लिमिट नहीं करेंगे, अनलिमिटेड अगर पावर दे देंगे, तो गवर्नमेंट आपके साथ कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम विदाउट लिमिट्स, गवर्नमेंट कुड इम्पोज अनफेयर रूल्स, आपको कुछ भी जो आप जो फेयर नहीं है, अनफेयर, वो आपको इम्पोज कर सकता है, थोप सकता है। फॉर एग्जांपल, रेस्ट्रिक्शन रिलीजन, रेस्ट्रिक्टिंग रिलीजन, है ना। अगर आप बोलेगा कि आप हिंदू है, फॉर एग्जांपल, है ना, हिंदू है, आप मतलब मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, या तो आप मुस्लिम हो, है ना, आप हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपका अनफेयर है ना, मतलब आपके विल के अगेंस्ट है, आपकी इच्छा के बिना, है ना, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ऐसा कोई अगर कानून रूल्स बना दिया जाए, ठीक। तो सिमिलरली बैनिंग सर्टेन क्लोथ, है ना, आप जो पहनना चाहते हो, सरकार की तरफ से ऑर्डर आ जाएगा कि नहीं, ये आप इस टाइप के कपड़े नहीं पहन सकते हो। सिमिलरली डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स, है ना, या तो कुछ ग्रुप्स को आप उस पर डिस्क्रिमिनेट लगा सकते हैं। समझ में आ गया कि मैं बेसिक चीज़ क्या कह रहा है, कि आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कुछ गवर्नमेंट अगर, है ना, फैसला लेती है पब्लिक के इंटरेस्ट में, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड पावर, तो ऐसा भी मतलब, बट क्या होता है, जो आप डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का पावर क्या होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट गवर्नमेंटल पावर टू प्रिवेंट ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑपरेशन ही तो हुआ, है ना, एक तरह से क्या करेगा, सताया जा रहा है, ठीक है। अगर इस टाइप का रूल बनेगा तो इसलिए कह रहा है कि गवर्नमेंट का पावर है, गवर्नमेंटल पावर को क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, है ना। अब ये ताकि क्या हो, इससे क्या हो सकता है, इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्बिट्री अरेस्ट, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि हम कोई सिविल जज बने, है ना, जज बने, कोई, है ना, डॉक्टर बने, ठीक है, आपको जो भी मन कर रहा है, आपका प्रोफेशन है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका राइट है ना। कोई आपको आर्बिट्री कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है ना, रेंडमली। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब क्या है, ये सब आपका फंडामेंटल राइट्स है, जो चाहे गवर्नमेंट कुछ भी हो, चाहे इमरजेंसी भी क्यों ना हो, यहाँ पे लिखा है इसलिए, एग्जाम्पल, इन इंडिया इवन ड्यूरिंग इमरजेंसीज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी परमानेंटली रिमूव्ड, ठीक है।
कहा जाता है कि परमा जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपका इमरजेंसी में सस्पेंड हो सकता है, ठीक है, सस्पेंड हो सकता है, बट दे कैन नॉट परमानेंटली रिमूव इवन इन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो आपको इस टाइप का एग्जाम्पल और ये सब जो कीवर्ड है इस टाइप का आपका चीज़ें अगर डेप्थ में पढ़ते हो समझते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, चाहे आपका कितने भी वर्ड में आंसर लिखने के लिए बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा यहाँ से क्या समझ में आया है ना, हमको क्या समझ में आया कि टेकवेज क्या हो गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान हमको क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर गवर्नेंस। शासन का क्या है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंश्योर करता है, मैंने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन जितने सारी चीज़ें चाहे रिलीजन हो, ग्रुप्स हो, है ना, डिफरेंट डाइवर्सिटी के हो, डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लिए हो, है ना, सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय स्थापित करना, रूल मेकिंग, है ना, अब कानून बनाना। और किस टाइप का कानून बना सकता है, किस टाइप का गवर्नमेंट हो सकता है, वन पार्टी गवर्नमेंट हो सकता है, या तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकता है, या वो मोनार्की हो सकता है। एंड लिमिट द पावर और लिमिट्स एंड पावर दैट इज नथिंग बट लिमिटेड गवर्नमेंट। यही हमारा अभी तक जो की पॉइंट निकल के आ गया है ना, जितने डिस्कस किया, दैन इट स्टेब्लिश बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड सिटीजन्स राइट। राइट, वही मैं बताया कि जो गवर्नमेंट है और जो आपका नागरिक है, सिटीजन है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है, संबंध है, हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन वही तय करेगा, ठीक है, वही तय करेगा। इवन फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी परमानेंटली सस्पेंडेड, ओके, ड्यूरिंग इमरजेंसी एज वेल, राइट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब कौन कौन सा आर्टिकल है आप कमेंट कीजिएगा। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अदर वर्ल्ड वाइड, जैसे कि बहुत सारे और कॉन्स्टिट्यूशन है अदर कंट्री में, एंश्योर दैट गवर्नेंस इज जस्ट, फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस होना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट का इलेक्ट्रोल प्रोसेस मतलब एक तरह से आप चुनाव बोल सकते हो, इलेक्ट्रोल प्रोसेस वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, है ना, वहाँ पे ओल जोल नहीं होना चाहिए चुनाव में, इलेक्शन में ओल जोल नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंटेटिव मतलब आप अल्टीमेट पावर जो है ना, चुनाव का अल्टीमेट अल्टीमेट पावर जो है वो आपका लाइज विथ द सिटीजन ऑफ इंडिया, लाइज विथ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। अगर झारखंड स्टेट की बात करें, स्टेट इलेक्शन की, तो दैट पावर, अल्टीमेट पावर कि गवर्नमेंट किसका बनना चाहिए, कांग्रेस का बनना चाहिए, है ना, झारखंड में। इनफैक्ट वहाँ पे भी सेंटर में हम बात करें झारखंड का कि जेएमएम का बनना चाहिए, ठीक है, कि बीजेपी का बनना चाहिए, है ना, कि एक्स वाई और पार्टी जो है उसका बनना चाहिए। वो अल्टीमेट पावर कौन डिसाइड करेगा, जनता यहाँ की जो है, पीपल ऑफ झारखंड, इन केस ऑफ झारखंड इलेक्शन। Similarly, in case of national election, that is nothing but Lok Sabha, people of India across the country will have the ultimate power to decide via vote, that is nothing but through representative, and that should be fair, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी, ओके। समझ में आ गया आपको कि संविधान को हम किस टाइप से पढ़ते हैं और क्या क्या कौन सा कीवर्ड कहाँ पे यूज करना चाहिए, ताकि हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो अभी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, है ना, अभी 9 पेज का है। हम आपको इतना चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको अ, अभी 3 ही पेज हुआ और इतना टाइम लग गया, राइट। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं कि पढ़ने के लिए अब डिटेल्स में। तो आई होप कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप अभी आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि वन डे एग्ज़ाम और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में डिफरेंस, है ना, कि हमको किस टाइप का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, या तो समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, क्योंकि देखिए आपका वन डे एग्जाम में क्या होता है, आपको लिखना नहीं पड़ता, राइट। तो जो भी आपको नॉलेज है एज ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आप क्या करते हो, आप टिक मार्क कर जाते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर आपको आता भी है लेकिन आप सही जगह पे सही वर्डिंग का यूज नहीं कर पाए, है ना, आपका राइटिंग स्किल्स अच्छा नहीं है, तो आपको आता भी है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप कितना पढ़े हो
वो उसे मेंटेन नहीं करता है। आप पेपर पे क्या इस टाइप का रिप्रेजेंट करके आए हो, है ना, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, टोटली मैटर कर जाता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, है ना। धीरे धीरे मैं आपको और बताते जाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम लग गया आपको काफ़ी, क्योंकि पहला लेक्चर था, है ना, बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना था। राइट, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।